एक बात बहुत कही जाती है कि ना पुलिस की दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ये क्यों कहा जाता है और क्या मायने हैं? ये यदि कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, मैं तो सहमत नहीं हूँ। दोनों अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में दोनों अपनी जगह ठीक है। तो ये जो किताबें हैं, हलक का दरोगा और ढाक के तीन पात, पहले हलक का दरोगा के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए दर्शकों के लिए। मैंने तो किताब पढ़ ली तो मुझे बहुत सारी चीज़ें वैसे भी मिल गई हैं, लेकिन कुछ दर्शक होंगे जिन्होंने अभी नहीं पढ़ी हो, और मैं उनको सजेस्ट भी करूंगा कि एक बार सर की लिखी हुई किताबें ज़रूर पढ़िएगा। सर बताइए हलक का तो दरोगा। आपने पहले मैं हलक का दरोगा का बता देता हूँ। ये व्यंग्य संग्रह है और इसमें 30 व्यंग्य हैं, छोटे बड़े अलग अलग उसमें 30 व्यंग्य हैं। वो एक जो लोकल लेवल के पत्रकार हैं वो किस तरीके से लपक के हर जगह पहुंच जाते हैं, उसका नाम लपका सिंह है। हाँ। तो इस तरीके के इसमें कैरेक्टर्स हैं। तो हाँ, आशुतोष राणा जी, कैसा क्या कनेक्शन है आपका? क्योंकि उन्होंने आपकी किताबों के बारे में बहुत कुछ कहा। आशुतोष राणा जी तो बहुत बेहतरीन व्यंग्यकार हैं, बहुत बेहतरीन लेखक हैं और अभिनेता तो हमने हिट किया। तो जो हम लोग कहते हैं ना कि कॉलेज की लाइफ ही सबसे ज़्यादा आप एंजॉय कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि मैंने पूरी एंजॉय करी पढ़ाई के साथ साथ। क्योंकि एक चीज़ और है कि 11th उस समय हायर सेकेंडरी होता था, 11th होता था, तब तक मेरा रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब था। और जैसे 12th फेल आपने देखी होगी तो 11th में मेरी सप्लीमेंट्री थी। तब साइकिल से जाना हमारे तो सुन के पसीने छूट गए कि भाई कैसे जाएंगे। 130 किलोमीटर मामूली बात नहीं। तो हम लोग गए और नेक्स्ट डे वहाँ घूम के फिर सेकेंड डे हम लोग वापस भी आ गए साइकिलों से। तो एक 260 किलोमीटर साइकिल चला। तो कुछ बच्चों ने कहा कि एमपी पुलिस की भर्ती आ गई है, उसके बारे में कोई टिप्स बच्चे अगर लेना चाहें तो उनसे पूछिएगा कैसे पढ़ाई करें, क्या तैयारी करें कि उनका सिलेक्शन हो जाए। एक लाइन मुझे आपकी ही याद आती है, जेब्रा क्रॉसिंग में गधे, उसके बारे में बताइए क्या है ये, क्या मायने थे? ये तो एक व्यंग्य है, चूँकि व्यंग्य लिखता हूँ। पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो पैदल चल रहे हैं, वो जेब्रा क्रॉसिंग जब आप देख रहे हो कि सामने बत्ती लाल है, तब आप उसको क्रॉस कर लीजिए यहीं। लेकिन भोपाल के आप चौराहों में देख लीजिए कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़के लड़कियां, कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं, वो आप कह सकते हो कि मोबाइल में मगन है अपने। तो जब लाल बत्ती है तब आप खड़े हुए मोबाइल बात कर रहे हो, और इधर से बत्ती हरी हुई, गाड़ियाँ चालू होनी शुरू हुई चलनी, और आप जेब्रा क्रॉसिंग चलने लग गए। तो ये पढ़े लिखे पर व्यंग्य की दृष्टि से उसको नहीं, ट्रैफिक नियम के बारे में और भी जानना चाहूँगा। जैसे लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं। हमने कई बार देखा अभी भोपाल में, जैसे हेलमेट ना लगाने पे पेट्रोल नहीं मिल रहा था। तो जगह तो हमने ये देखा कि 10 रुपये में हेलमेट किराए से दे रहे हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक त्रिपाठी और आज हमारे पॉडकास्ट डिस्कशन कैफ़े के जो मेहमान हैं बेहद ही खास हैं। खास मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो पुलिस विभाग में आला अधिकारी हैं। आला अधिकारी होने के साथ साथ उन्होंने ऐसी किताबें लिख दी हैं कि जो भी पढ़ता है पढ़ता ही रह जाता है। चलिए मिलवाते हैं मलय जैन सर से। सर स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूँ उससे पहले ये जानना चाहूँगा, वर्तमान में कार्यक्षेत्र क्या है आपका? वर्तमान में मेरी भोपाल में ही पदस्थापना है। 1998 में मैंने पुलिस विभाग को ज्वाइन किया था और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रहता हुआ अभी वर्तमान में भोपाल में पदस्थ हूँ। अच्छा सर, पुलिस विभाग में ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपसे पूछनी चाहिए। एक बात बहुत कही जाती है कि ना पुलिस की दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ये क्यों कहा जाता है और क्या मायने होंगे इसके पीछे? यदि पुलिस जो है आम जनता की दोस्त है तो इस दोस्ती से अच्छा कुछ नहीं, और यदि पुलिस की अपराधियों के साथ दुश्मनी है तो फिर इससे अच्छा कुछ नहीं। दुश्मनी इस सेंस में कि आप कानून को लागू करने वाले हो। यदि आप कानून को लागू कर पा रहे, कानून बनाया ही इसलिए गया है ताकि अपराध पे आप रोकथाम कर सको, और यदि आप अपराधियों पर कानून का डर के साथ यदि आप उनमें ये भय इतना प्रकट हो जाए कि हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जा सकता है, तो अपराध रुकेगा। ऐसी स्थिति में ये यदि कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, मैं तो सहमत नहीं हूँ। दोनों अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में दोनों अपनी जगह ठीक है। हाँ सर, मैंने जो आपके बारे में पढ़ा और जाना कि मैथिली शरण गुप्त जी के पैतृक गांव से आते हैं आप, तो उनसे क्या सीखा आपने और उसी का असर क्या हमको किताबों के माध्यम से दिख रहा है क्या? देखिए, जो मेरा पैतृक गांव उसके बारे में भी जानना चाहूँगा। हाँ, उस गांव मैं के बारे आपको में थोड़ा बताता हूँ। मेरा पैतृक जो गांव है वो चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश का है।
ऑल्दो शुरू से ही मैं मध्य प्रदेश में ही रहा हूँ, मेरी पैदाइश भी सागर की है, मध्य प्रदेश की है। लेकिन एक कहना चाहिए कि जिस जगह से आप जुड़े हुए हो, जो आपका पैतृक गांव हो, वहाँ की जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो तो आप उनके प्रभाव में आते ही हो। तो मैथिली से मतलब मेरा ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि राष्ट्रकवि मैथिली चरण गुप्त की जन्मभूमि से मेरा नाता जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं वो लेखन के संस्कार जो हैं वो इसी तरीके से, मेरे पिताजी D.K. जैन साहब भी एक बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, उनकी भी 2 किताबें प्रकाशित हुई हैं। तो उनसे लेखन के संस्कार मेरे भीतर आए, फिर वो मैंने भी लिखा और आज भी व्यंग्य भी लिख रहा हूँ। आपने जो किताबें लिखी जैसे हलक का दरोगा, जब मैंने पढ़ना शुरू किया उसके बाद मैं कहीं रुका नहीं। मुझे लगा ये किताब ख़त्म होगी उसके बाद ही ये किताब बंद होगी, तो कंटिन्यू मैंने पढ़ी। बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखी, उसमें अच्छी चीज़ें दिखी। और व्यंग आपने लिखना कैसे शुरू कर दिया? क्योंकि एक आदमी जब लिखना शुरू करता है तो एक आम भाषा की कुछ चीज़ें लिखता है, और आपने इतना अच्छा व्यंग लिखा कि कोई भी देखकर वो हंसने से अपने आप को रोक नहीं पाता है। देखिए, एक लेखक के लिए इससे बड़े सुकून की और कोई बात नहीं हो सकती कि जब कोई पाठक ये कहे कि मैंने एक बार पढ़ना शुरू किया तो जब तक उसको ख़त्म नहीं कर लिया। नहीं तो कई बार ये होता है कि शुरुआती 2 पन्ने पलटे और हमने किताब रख दी। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ये एक बड़े संतोष की बात है कि मैं यदि ऐसा हुआ तो मैं अपने लिखने में सफल हुआ। व्यंग में कैसे आया ये ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि पहले मैं टीनेज लिटरेचर लिखता था। उस समय मैं खुद ही स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा था, तब मैंने लिखना शुरू किया था। और मैं आपको बताऊं कि रीवा के TRS कॉलेज जो है रीवा का, वहाँ से मेरा पूरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से हुआ है। और उस दौरान मैंने काफ़ी लिखा है। इनफैक्ट जो उस समय सबसे ज़्यादा मैं छप रहा था, जो किशोरों की एक पत्रिका अभी भी आती है, सुमन सौरभ, पराग एक मैगज़ीन होती थी टाइम्स वालों की, वो बंद हो गई है। तो पराग में, चंपक में, उसमें बहुत सारी कहानियाँ आते थे। मेरे 2 उपन्यास उस समय मैंने लिखे हुए थे, दीवानगढ़ी का रहस्य और यक्षरण। तो रेगुलर उसमें लगातार प्रकाशित होता था, तब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। फिर बाद में मैंने कार्टून्स बनाना शुरू किया और कार्टून से फिर एकदम कहना चाहिए कि ट्रैक चेंज हुआ और मैं फिर व्यंग्य में आ गया। तो व्यंग्य तभी लिखा जाता है जब आप जो है आपका एक ऑब्जर्वेशन, आपका एक विचार हो, आपको जो अपने आसपास जो घट रहा है यदि आप उससे असहमत हो, यदि आप उससे असहमत हो और असहमत को फिर आप व्यंग्य की, चूँकि एक व्यंग्य लिखना एक अलग ही कौशल ही कहूँगा, तो उसको आप उस ढंग से लिखते हो। तो फिर मैंने उसमें व्यंग्य में लिखना शुरू किया था। तो ये जो किताबें हैं, हलक का दरोगा और ढाक के 3 पात, पहले हलक का दरोगा के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए दर्शकों के लिए। मैंने तो किताब पढ़ ली तो मुझे बहुत सारी चीज़ें वैसे भी मिल गई हैं, लेकिन कुछ दर्शक होंगे जिन्होंने अभी नहीं पढ़ी हो, और मैं उनको सजेस्ट भी करूंगा कि एक बार सर की लिखी हुई किताबें ज़रूर पढ़िएगा। सर बताइए हलक का दरोगा। तो आपने पहले मैं हलक का दरोगा का बता देता हूँ। ये व्यंग्य संग्रह है और इसमें 30 व्यंग्य हैं, छोटे बड़े अलग अलग, उसमें 30 व्यंग्य हैं। और इसको पाठक पढ़ेंगे तो हर एक को अपने आपको जो आपके आसपास घट रही हैं चीज़ें, उन्हीं सारी घटनाओं को व्यंग्य में लिखा हुआ है। और उसमें कुछ मतलब कहना चाहिए कि कुछ जो आपके, यदि आप सरकारी ऑफिस में हो या किसी प्राइवेट ऑफिस में हो तो आपको कुछ ऑफिस का एक माहौल है वो कैसा रहता है, कुछ समाज में क्या घट रहा है उस पर कुछ व्यंग्य हैं। तो ये अलग अलग सारे व्यंग्य उसमें लिखे हुए हैं, सारे अलग अलग टॉपिक्स में हैं। और कोई किताब से कुछ अगर आप बताना चाहें। हाँ, मैं आपको चूँकि आजकल सारे ही लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और फेसबुक से लगभग ज़्यादातर हमारे साथी जुड़े होंगे, तो इसमें एक व्यंग्य था बारूद भाई की फ्रेंड रिक्वेस्ट। बारूद भाई की फ्रेंड रिक्वेस्ट और फर्स्ट प्रोफाइल, ये मैंने लिखा था कि हमारे सामने सभी के सामने 4-4, 500 फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी रहती हैं। जब आप उस पर जाते हो तो वहाँ देखते हो कि आप सामने वाले की जो प्रोफाइल है वो लॉक पड़ी हुई है। तो उस समय जो इरिटेशन होता है कि यार तूने हमको वो किया। तो इसमें जो हमने मैथिली चरण गुप्त जी की भी बात कर रहे थे, उन्हीं की पंक्तियाँ हैं। और जब भी आप देखते हो कि जो फ्रेंडशिप डे होता है उस दिन पूरे सोशल मीडिया पे मैसेज चलता है इन पंक्तियों का कि संतप्त चित्त को जो बहला दे मित्र वही है। इसको मैंने लेते हुए कहा कि संतप्त चित्त को जो बहला दे मित्र वही है। लिखते समय राष्ट्रकवि ने भी नहीं सोचा होगा कि एक ज़माने में फौरी मित्रता के ऐसे भी उदाहरण होंगे जब बड़नगर का बड़कू लाल पट से बुर्किना फासो की बेंजीला फ्रैंको का मित्र बन जाएगा।
8 साल का पोता 80 साल के दादा का, और 60 पार सास जो है वो 25 पार पतोहू की मित्र बन जाएगी। एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर ये इसका वो उसका और कौन किसका मित्र बन जाएगा पता नहीं। इसको लेके मैंने ये पूरा एक व्यंग्य लिखा था। और ख़ास तौर पे इसमें जब आता है कि जब आप जो है इसमें एक कई लोग जो होते हैं वो अपना निकनेम कहना चाहिए, जो तखल्लुस कहते हैं। एक उन्हें बारूद भाई हैं, उन्हें बारूद भाई की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। तो जब उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई तो उस समय मन में ये आया कि यार जब नाम ही इनका बारूद है तो पोस्ट भी एकदम विस्फोटक होगी, हर मुद्दे पर बारूदी सुरंगें बिछी पड़ी होंगी और मुंह से तो RDX के शोले निकलते होंगे और शब्दों से विसंगतियों के परखच्चे उड़ते होंगे। लेकिन देखकर बड़ा निराश होता हूँ कि आगे का रास्ता ही बंद है। पराए कब्जे से डरे, मतलब है कौन है, प्रोफाइल है कौन है से डरे बारूद भाई प्रोफाइल पर ताला मारकर खुद बंकर में दुब के पड़े हैं। फुस हुए बारूद के बाद बतेरे ऐसे ही तालाबंद मित्र अनुरोधों ने मन खट्टा कर दिया है। ऐसा लगता है कि घर आने का न्योता देकर मित्र कहीं और जीवने निकल पड़े हों। सही बात है। एक बता ये जो ढाक के 3 पात हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, फिर आगे और सवाल लेते हैं। ढाक के 3 पात जो है ये मेरा उपन्यास है, पूरा व्यंग्य में उपन्यास है। और ये इसका कथानक ही यही है कि सरकार जो है बड़ी परिश्रम के बाद, बहुत बड़ी रिसर्च के बाद कोई भी योजना बनाती है, लेकिन क्रियान्वयन के स्तर पर जब हम जाके देखते हैं तो जिसको लोग छापते हैं कि देखिए इतनी बड़ी योजना बनी थी उसका ये हाल हो रहा है, क्यों नहीं 100% सफलता मिल पाती, उसके पीछे कारण क्या है? तो उसके कारण के पीछे हमारे साथी जो लोग हैं, हम भी उसमें हो सकते हैं, हमारे साथी लोग हो सकते हैं कि जब हम उस काम को उस ढंग से नहीं कर रहे हैं जैसी कि अपेक्षा की गई है, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ी पैदा होती है और वो उस ढंग से नहीं पहुंच पाती। उसको लेके मैंने ये पूरा एक उपन्यास लिखा था। इतने साल की सेवा में बहुत सारे सैकड़ों गांव का भ्रमण किया, हज़ारों लोगों के साथ इंटरेक्शन किया गया, लोगों की समस्याएं देखी, समझी कि कहाँ पर क्या है। तो फिर वो पात्र उसके जो हैं ऐसे वो गांव के ही पात्र आके जो हैं वो बड़े यूनिक और वो अलग से नाम है, अलग से नाम है। जैसे कि उसमें उसमें उस पात्र जो है उसमें सबसे जो एक मुख्य पात्र हैं वो एक कमिश्नर हैं, जो संभाग की कमिश्नर है। वो गांव में अचानक दौरा करती हैं और फिर गांव में जब उनके आने का मैसेज मिलता है तो कैसे एक तरीके का हड़कंप मचता है और फिर क्या गड़बड़ी उसको हम कैसे छिपा दें, ये इसकी एक प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। तो जो वहाँ के कैरेक्टर हैं गांव के, उसमें एक गोटीराम पटवारी है, लोकल लेवल पे जो पत्रकार हैं, एक लपका सिंह पत्रकार हैं, जिनके हाथ में कैमरा भी है और कलम भी है, वो हैं। तो इस तरीके के जो लोकल ग्रामीण लेवल पर कैरेक्टर्स मिलते हैं, वो उनका एक बड़ा रोचक विवरण, वो कमिश्नर के 2 दिन की गांव के दौरे का एक पूरा विवरण है और वो उनके जाने के बाद फिर क्या क्या स्थिति होती वो उसमें दिया हुआ है। तो ये जो नाम अपने कैरेक्टर के चुने हैं, मतलब क्या इसके पीछे कोई ये यूनिक लगे या कुछ और है इसके पीछे? नहीं, यूनिक देखिए कैरेक्टर का एक बड़ा फर्क पड़ता है नाम से। जैसे जैसे मैंने पटवारी का नाम गोटी राम रखा है ना, गड्ढे भैया। तो, हाँ, गड्ढे भैया जो वो एक ठेकेदार हैं, तो वो ठेकेदार को सब वो गड्ढे भैया, क्योंकि उनने जो सड़कें बनाई हैं उसमें इतने ज़्यादा गड्ढे हैं कि उनको नाम ही बड्डे भैया उनका ओरिजिनल नाम है, उससे उन्हें लोग गड्ढे भैया बोलने लग गए। वो एक जो लोकल लेवल के पत्रकार हैं, वो किस तरीके से लपक के हर जगह पहुंच जाते हैं, उसका नाम लपका सिंह है। तो इस तरीके के इसमें कैरेक्टर्स हैं। तो एक बाबा जी हैं जिनका आशीर्वाद लेने सब लोग जाते हैं, तो उनका नाम धनाधन बाबा है, क्योंकि वो लात मार के आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और कई बार जो पात्र हैं उनके नाम इस तरीके से रखने से भी पाठक इंटरेस्टिंग जल्दी कनेक्ट होता है, सही बात होता है, पढ़ने में भी बोरिंग नहीं लगता। सही बात है। आशुतोष राणा जी, कैसा क्या कनेक्शन है आपका, क्योंकि उन्होंने आपकी किताबों के बारे में बहुत कुछ कहा। आशुतोष राणा जी तो बहुत बेहतरीन व्यंग्यकार हैं, बहुत बेहतरीन लेखक हैं और अभिनेता तो हैं ही। तो उनसे ऐसा ही मेरा संपर्क हुआ था, उन्होंने ढाक के 3 पात पढ़ी थी और फिर मुझे उन्हें लिख के भेजा था कि मतलब मेरे लिए तो बहुत एक बड़ी बात है जो उन्होंने वो सारी चीज़ें लिखी थी। और हलक्का दरोगा भी उनने पढ़ा तो फिर उनको बहुत पसंद आया। और फिर किताब के जो कवर पेज है उस पर भी उनका ये आया था कि कुछ लोग शस्त्र से चिकित्सा करते हैं, कुछ शब्द से, फिर वो इसके बारे में लिखा हुआ था। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही गौरव की बात है कि ऐसा बोला। हाँ, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि दिव्यांका त्रिपाठी
उनके प्रोफाइल में भी हमने कहीं पोस्ट में देखा था, उन्होंने आपकी किताब के साथ फ़ोटो डाली हुई थी। जी हाँ, जी हाँ। तो उसका क्या मतलब किस्सा है? दिव्यांका जी और उनके विवेक दाहिया, हाँ, हस्बैंड उनके विवेक हस्बैंड। दाहिया जी जो हैं, वो किताब उन्होंने मेरी पढ़ी थी। और एक दिन अचानक ही ऐसे फिर उनने मुझे जो है वो, मुझे लगता है कि एयरपोर्ट पर उनने कहीं पर वो किताब जो है उसके साथ अपना एक फ़ोटोग्राफ भेजा था, तो वो उन्हें भी काफ़ी अप्रिशिएट किया था इससे। और उसके बाद विवेक दाहिया ट्रेनिंग लेते नज़र आ रहे थे आपके साथ या कुछ ऐसा? हाँ, वो मैं जब पुलिस अकादमी में एज पुलिस अधीक्षक वहाँ पे पदस्थ था, मध्य प्रदेश की पुलिस अकादमी में, तो वहाँ पर दोनों लोगों का आना हुआ था। और विवेक दाहिया जी तो वैसे भी फिटनेस के बहुत ही मतलब उनकी फिटनेस देखने लायक है। और हमारे पास बहुत सारे ट्रेनीज़ थे, उनने भी जब देखा कि हमारे जो आउटडोर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं जिनको चढ़ने में पसीना आ जाता है, जिनको देख के भी कि इसको कैसे करेंगे, विवेक दाहिया जी जो है वो पूरा एक बार में वन गो में उन्होंने सारे कर दिए। जैसे रस्सा चढ़ना होता है तो एक बार में पूरे चढ़ गए। तो वो एक बहुत बड़ा एक मोटिवेट करने वाले क्षण सही थे बात है हमारे और सारे ट्रेनीज़ को, जो लगता है कि ये कैसे किया जा सकता है, वो उन्होंने देखा कि हाँ, ये ऐसे किया जा सकता है। तो ये बताइए, ट्रेनिंग जब होती है तो क्या अहम बातें होती हैं ट्रेनिंग में जो सिखाई जाती हैं, सबसे महत्वपूर्ण बातें अगर मैं जानना चाहूँ? देखिए, हमारे पास कोई भी व्यक्ति आता है, कहीं भी कोई किसी भी सेवा में भर्ती होता है, तो वो एकदम बिल्कुल उस समय नया होता है। वो पुलिस में भर्ती हो गया, लेकिन उसको नहीं पता कि पुलिसिंग क्या है, पुलिसिंग में हमको क्या करना है, कैसे करना है। तो ये ट्रेनिंग सबसे पहले जब वो अकादमी में या पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से वहाँ पर आता है, तो उसकी बुनियादी यही हो जाती कि पुलिसिंग क्या है उसको बताया जाए। सबसे पहले पुलिस में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है अनुशासन, डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है। और डिसिप्लिन ही इसकी रीढ़ है पुलिस विभाग की। तो वहाँ पर सबसे पहले ये सिखाया जाता है उसकी खुद की फ़िटनेस के लिए। और चूँकि हमारा सारा पुलिस का जो है डिसिप्लिन वो परेड से, और चूँकि फील्ड का जॉब ऐसा होता है कि हमको उसमें हथियारों का प्रशिक्षण, सारी चीज़ों का होता है, तो वो आउटडोर ट्रेनिंग्स हैं, उनको परेड सिखाना, उनको हथियारों का प्रशिक्षण देना, उनको फायरिंग का प्रशिक्षण देना, ये देना। और इसके साथ साथ पुलिस के जो हमारे जो मूल कानून है, जो पुलिस रेगुलेशन है, पुलिस एक्ट है, इसके अलावा जो अब नए कानून बन गए हैं, न्यू क्रिमिनल लॉज आ गए हैं, BNS BNSS, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो ये सारी चीज़ें उनको वहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा भी उनको अपना एक व्यक्तित्व में किस तरीके से वो अपना एक अच्छा व्यक्तित्व बना के रखें, पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करें, व्यवहार कैसे आपका बहुत अच्छा हो, कठिन परिस्थितियों में आपको खुद को कैसे आप अपने इमोशंस को आप नियंत्रण में रख के लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती हैं। आजकल साइबर क्राइम की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक साइबर एक्सपर्ट थे, उनसे बात की थी, तो उन्होंने भी बताया कि आजकल क्या हो रहा है कि एक्सपर्ट मुझे मत कहिए, क्योंकि एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता इसका कोई। रात को कोई नया क्राइम हुआ है और सुबह जब उठते हैं तो कोई नया क्राइम आ जाता है। तो इनसे कैसे बचा जाए, और अगर मान लीजिए फ्रॉड हो जाता है तो फिर क्या किया जाए? साइबर फ्रॉड से आपने कभी किसी शायद फिल्म में था, 3 बार वो कहते हैं कि एंटरटेनमेंट, मुझे लगता है इसके लिए एक ही शब्द है, विजिलेंट विजिलेंट विजिलेंट। आप जितना सतर्क रहोगे, जितना विजिलेंट रहोगे, उतना आप साइबर फ्रॉड से आप बचे रहोगे। क्योंकि मोबाइल जो है ये, अब इसको आप अलग नहीं रख सकते। हम इससे इतना गहरे जुड़ गए हैं कि हमारी अब ये दिनचर्या का अंग बन गया है, तो हम गैजेट्स से खुद को अलग नहीं कर सकते। तो वहाँ पर फिर अब क्या है कि यदि आप एक बार इंटरनेट से जुड़े हो, तो फिर आपके सामने सतर्कता के अलावा और कोई चारा नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो साइबर क्राइम में फंसे हैं, वो ज़्यादातर देखने में आता है किसी न किसी लालच में फंसे हैं। कोई ऑनलाइन गेम है, ऑल्दो अब उस पर हाँ भी हाँ हाँ। कानून बन गया, प्रतिबंध लग गया है। तो इस तरीके के ऑनलाइन गेम है, कोई आप किसी तरीके की APK फाइल भेज रहा है, कोई लिंक भेज रहा है आपको, कोई ऑफ़र उसमें आ रहा है आपको, कोई कि आपने इतना रिवार्ड जीता है, आप उसको लिंक को टच करिए। आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आ रहा है जो कि किसी तरीके का फ्रॉडस्टर का हो सकता है। तो यदि आप सतर्क हैं तो आपको फिर मुझे नहीं लगता कि डरने की ज़रूरत है। और मैं बताऊं कि हम लोगों ने तो इस संबंध में काफ़ी यहाँ पर अभी हाल ही में जो है वो सेफ क्लिक नाम का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था मध्य प्रदेश में। और वो पूरे मध्य प्रदेश के एक ज़िले में इतने अच्छे से चला, लोगों को स्कूल कॉलेज में, गांव में, चौपालों में, सामूहिक विवाह सम्मेलन, हर जगह पुलिस गई और लोगों को उससे जागरूक किया।
आप देखें कि एक समय रोजाना पेपर में पढ़ रहा था, आ रहा था, डिजिटल अरेस्ट जो है हाँ एक हाँ आतंक की खबर बन गया था कि हर सही बात। जगह उसको 3-3 दिन डिजिटल अरेस्ट रखा। और जब ये अभियान मध्य प्रदेश में चला तो उसके बाद आप देखिए डिजिटल अरेस्ट बिल्कुल जीरो हो गई। हम्म। तो इसका एक बहुत बड़ा वो होगा, और सबसे बड़ा उसका यही है कि सतर्कता से अच्छा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ी सी कॉलेज लाइफ की बात कर लेते हैं। रीवा में आपने पढ़ाई की है, थोड़ा सा बिल्कुल। वहाँ का वाकया कुछ बताइए, यादगार हो और आज भी याद आता हो, मिस करते हो वो चीज़। रीवा में मेरे पूरा कॉलेज की मेरी पढ़ाई रीवा में हुई। मैंने वहाँ से 1987 से 90 तक मैंने बीकॉम किया। फिर 92 में वहाँ पर एनसीसी में भी हम लोग रहे, सी सर्टिफिकेट किया। तो जो हम लोग कहते हैं ना कि कॉलेज की लाइफ ही सबसे ज़्यादा आप एंजॉय कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि मैंने पूरी एंजॉय करी पढ़ाई के साथ साथ। क्योंकि एक चीज़ और है कि 11th उस समय हायर सेकेंडरी होता था, 11th होता था, तब तक मेरा रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब था। और जैसे 12th फेल आपने हाँ देखी हाँ होगी, हाँ हाँ हाँ। तो 11th में मेरी सप्लीमेंट्री थी। अच्छा। और उस समय 12th नहीं होता था, उस समय कॉलेज में आप आ जाते थे। तो बीएससी पार्ट 1 मैंने किया था, उसमें मैं फेल हो गया था। जैसे अरे वो 12th होती तो एक 12th फेल मैं भी था। तो उसके बाद मैंने ट्रैक चेंज करके फिर कॉमर्स लिया। तो फिर मैंने 5 साल यूनिवर्सिटी में टॉप किया था वहाँ पर। तो रीवा यूनिवर्सिटी जो अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी कैसे, है, मतलब इतना बदलाव कैसे आ गया? वो ऐसा है कि कई बार ये होता है ना कि आपकी जो पसंद जिनमें नहीं होता आप उसको ढोते रहते हो। वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरे लिए बहुत बड़ी हुआ थी, और मैंने वो बीएससी लेकर उस भूत को अपने सिर पर रख लिया था। और जब मैंने उस भूत को उतार के फेंका और कॉमर्स लिया, तो मतलब मेरे इतने अच्छे मार्क्स थे जो कि पिछले 7-8 साल में लोगों के नहीं थे उतना। एक वो फ़र्क पड़ता है। तो वो वहाँ से फिर आपको आना। और कॉलेज लाइफ में मतलब तमाम किस्से हैं उसमें। हम लोगों की कुछ साइकिल यात्राएं थी, हाँ वो भी हाँ, मैं बहुत। उस पे आने भी वाला था कि रीवा से बांधवगढ़ का कैसे हाँ प्लान हाँ बना, हाँ, क्या यस। है, बताइए तो थोड़ा उसके बारे में। हम लोगों ने ऐसा एक ग्रुप बना रखा था क्लास में। हम लोगों के ज़्यादा नहीं, 7-8 साथी थे। तो हम लोग उस समय देखिए आज की जैसी स्थिति नहीं थी कि इतने सारे 4 व्हीलर्स हैं, इतने सारे 2 व्हीलर भी इतने नहीं हुआ करते थे। सब साइकिलों पर ही हम लोग आया जाया करते थे, साइकिलों पे बहुत घूमते थे। तो रीवा के आसपास जितनी जगह हैं, चाहे वो गोविंदगढ़ हो, चचाई वाटरफॉल हाँ हो, हाँ। केवटी वाटरफॉल हो, तो वो हम लोग बड़ा फ्रिक्वेंटली हम लोग साइकिल से ही जाते रहते थे। कभी हुआ चलो यार गोविंदगढ़ घूम के आते हैं, तो वो 18-20 किलोमीटर हम लोग साइकिल से गए, साइकिल से आगे से जाते थे। एक बार मैंने कहा कि यार बांधवगढ़ घूम के आते हैं। तो अब मतलब क्लास, प्लान आपने बनाया था? हाँ, प्लान मैंने ही बनाया था। तो वो ऐसा प्लान बनाया, मैंने कहा चलो बांधवगढ़ घूम के आते हैं। बोले कैसे? मैंने कहा साइकिलों से। अब वो साहब क्लास में सन्नाटा छा गया हमारे कि साइकिल से बांधवगढ़। 130 किलोमीटर वहाँ से बांधवगढ़ पड़ता था, और पूरा रास्ता जंगल का, और पूरा पहाड़, नदी, हाँ हाँ पहाड़, हाँ। पूरा ऐसा रास्ता है। तो ज़्यादातर लोग तो पहले ही भाग गए, लेकिन हमारे 5 साथी और जो है वो तैयार हुए कि नहीं हम चलेंगे। तो हम लोग जो हैं वो नवंबर का एकदम नवंबर एंड था शायद, कड़कड़ाती ठंड थी। सुबह 4 बजे हम लोग निकले, और साइकिलें चलाते चलाते लास्ट तक ये हालत हो गई कि एकदम पस्त हो गए। लेकिन तब भी हम लोगों ने शायद अंधेरा होने के बाद भी हम लोग 1 घंटा करीब जो है बांधवगढ़ में पूरा जंगल में साइकिलिंग करते रात में वहाँ पर पहुँचे। तो बहुत अच्छे, सही मतलब ये बात। अनुभव ऐसे होते हैं जीवन के कि आपको हमेशा याद रहते हैं। तो वो एक बड़ा एक थ्रिल था, वो कर लेते थे। भी जानना चाहूँगा, जैसे आपने एक किस्सा बताया कि बांधवगढ़ गए, ऐसे और कोई यूनिक किस्से हैं जो हमने ना पढ़े हों और पीछे हों, छुपे हुए हों? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब पढ़ेंगे तो इसलिए नहीं, क्योंकि ना ये सारी चीज़ें हाँ मैंने हाँ, लिखी क्योंकि नहीं नहीं। मिली ये चीज़, मुझे मिली थी और बड़ी इंटरेस्टिंग हाँ लगी कि हाँ मतलब हाँ हाँ साइकिल से जाना, हमारे तो हाँ सुन के पसीने छूट गए कि भाई कैसे जाएंगे, बिल्कुल 130 बिल्कुल, किलोमीटर मामूली 130 बात नहीं। किलोमीटर। तो हम लोग गए, और नेक्स्ट डे वहाँ घूम के हाँ। फिर सेकंड डे हम लोग वापस भी आ गए साइकिलों से। तो एक 260 किलोमीटर साइकिल चलाना वो एक बहुत बड़ा वो था। मैं तो तो इस ताली तरीके बजाऊंगा के इसके लिए तो। थैंक यू। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो अनुभव जोड़ते रहे, और हम लोग लगातार कुछ ना कुछ करते रहे। मतलब आज के बच्चों से भी ये कहना है कि केवल पढ़ाई सब कुछ नहीं है, सारा ये भी आपके साथ साथ थोड़ा सा ये भी एक ज़रूरी है जो आपको कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को आगे ही बढ़ाता है। हाँ, मुझे ये बताइए कि जैसे हर किसी इंसान के अंदर चुनौतियाँ होती हैं, उसके काम को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके। पुलिस विभाग में रहते हुए किताबें लिखना और व्यंग जैसी चीज़ें लिखना, क्या चुनौतियाँ रहीं?
देखिए, व्यंग्य के साथ दिक्कत ये होती है कि व्यंग्य जो है वो आमतौर पर आदमी उसको दूसरे अर्थों में लेता है, क्योंकि व्यंग्य में कोई बात सीधी नहीं कही हाँ जाती। हाँ हाँ, व्यंग में आपको घुमा जो है फिरा के। ऑब्लिक आपका वो रहता है। हाँ। तो एक व्यंग्य के साथ ये खतरा तो हमेशा रहता है कि वो कोई उसको अपने ऊपर ले सकता है। मैंने आप जैसे हमने किसी कैरेक्टर के बारे में लिखा, तो ये कैरेक्टर तो वही है जो हमारे चारों तरफ समाज में है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो बुराइयां मेरे भीतर भी हो सकती हैं। ज़्यादातर तो हम लोग अपने ऊपर ही व्यंग्य करते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि सामने वाला ये मान ले कि तो हमारे लिए ऐसा कह दिया। तो मेरे साथ ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। मतलब मुझे तो लगता है कि मेरे दोनों किताबों को जिसने भी पढ़ा काफ़ी अप्रिशिएट ही किया है। तो मुझे तो मैं मतलब काफ़ी आशान्वित हूँ कि ऐसी स्थिति हाँ, नहीं जब है। मैं आ रहा था बताया कि सर का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, पॉडकास्ट करने जा रहे हैं सर के साथ, तो कुछ बच्चों ने कहा कि एमपी पुलिस की भर्ती आ गई है, उसके बारे में कोई टिप्स बच्चे अगर लेना चाहें तो उनसे पूछिएगा कैसे पढ़ाई करें, क्या तैयारी करें कि उनका सिलेक्शन हो जाए। देखिए, पुलिस में आप आने का सोच रहे हैं, इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि आप एक ऐसी सेवा में आ रहे हैं जहां आप सीधे जनता से जुड़ के जनता की मदद कर सकते हैं। एक किसी पीड़ित की यदि आपके माध्यम से पीड़ा दूर हो जाए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो यदि ऐसी सोच रख के आप आते हैं तो ये विभाग के लिए भी एक बहुत बड़े संतोष की बात है कि हमारे सामने ऐसे लोग इस भावना के साथ आ रहे हैं। रही तैयारी की बात, तो तैयारी देखिए पूरी तरीके से, चाहे आप पुलिस में भर्ती होना चाह रहे हैं, आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, आपको फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। आपको आज जो हमारे सामने जो डिस्ट्रैक्ट करने के जो आपको विचलन की जितनी चीज़ें हैं वो सबसे बड़े तो हमारे ये गैजेट्स होते हैं। तो कोशिश करें कि तैयारी के दौरान इन सारी चीज़ों से दूर रहें। मोबाइल ख़ास तौर पे हमारा ये इंटरव्यू हाँ भी लोग हाँ। सोशल मीडिया पर ही देखेंगे, लेकिन मैं तभी कहूँगा कि जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आप इन सब चीज़ों से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम करिए, उनको भी थोड़ा बहुत करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपने समय का 24 घंटे हमारे पास ले दे के 24 घंटे ही हैं और उसमें ही हमको बहुत सारे काम करने हैं। तो हम उसका एक सीमा बांध लें कि यार हमको सिर्फ आधा घंटा या इतनी देर ही गैजेट्स को देखना है, लेकिन जो परीक्षा हमको देनी है उसकी पूरी तैयारी करें, क्योंकि पुलिस विभाग की नौकरी जो है वो फिटनेस भी उसमें बहुत ज़रूरी है और आपको एक उसका भी शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होती है वो भी आपको पास करनी पड़ेगी। जो दौड़ है वो है खुद को फिट रखें, है ना। इस तरीके की चीज़ें जो अभी हम लोगों ने एक अभियान भी चलाया था, नशे से दूरी है जरूरी। तो यदि आप किसी भी तरह का नशा करते हैं तो फिर पुलिस विभाग में तो फिर आप आने का विचार छोड़ ही दें। यदि आप किसी तरह का नशा करते हैं तो नशे से दूरी तो बहुत ज़रूरी है ही। और अच्छा एक अच्छी आदतें, अच्छे खान पान के अपनी अच्छी आदतें, अच्छे खान पान के साथ आप यदि परीक्षा देते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता आपसे कहीं दूर तो है नहीं। सर आपने फ़िल्में भी बनाई हैं, अभी हम किताबों की बात कर रहे थे, फ़िल्में बनाना तो और भी बड़ी बात है। आपने मतलब एक स्क्रिप्टिंग की होगी, एक पूरी प्रक्रिया से गुजरे होंगे, कैसा अनुभव रहा, कौन कौन सी फ़िल्में बनाई, थोड़ा सा उसके बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, मुझे पिछले 2 सालों में 3 फिल्म्स, उनको हम शॉर्ट फिल्म्स ही कहेंगे। पहली जो बनाई थी तुम रहो सजग, ये डॉक्यूमेंट्री बल्कि डॉक्यू ड्रामा उसको कहेंगे। वो एक मध्य प्रदेश में चुनाव जो आए थे, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, उनके ट्रेनिंग के लिए बनाई गई थी। तो उससे जो चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश होते हैं, उनके डायरेक्शंस होते हैं, वो वैसे भी चुनाव की जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें सारे बताए जाते हैं। लेकिन हम लोगों को लगा कि इसका एक ये बहुत अच्छा माध्यम है कि आप फिल्म के माध्यम से ये चीज़ करो। तो हम लोगों ने तुम रहो सजग के नाम से एक फ़िल्म बनाई थी और मुझे ये टास्क दिया था कि उसका सारा स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स खुद ही लिखिए आप लोग। उसके जो एक्टिंग है वो भी बाहर के किसी को ना लेके खुद ही कराओ। तो मैं चूँकि मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी में उस समय पुलिस अधीक्षक की हैसियत से काम कर रहा था, तो मैंने पूरा उसका स्क्रीन प्ले लिखा, स्टोरी को पूरा नए ढंग से उसको ह्यूमर के साथ उसको तैयार किया, डायलॉग्स पूरे लिखे और फिर उसमें हमारे ही जो अधिकारी कर्मचारी थे उनसे पूरी एक्टिंग कराई। उसमें मैंने खुद एसपी का रोल किया, अरे वाह। उसमें एक और हमारी जो एडिशनल एसपी थी उनने उसमें कलेक्टर का रोल किया।
एक जो इंस्पेक्टर थे उन वो और एक डीएसपी साहब, उनने उसमें नेताजी का रोल किया, किसी ने पत्रकार कर किया। तो ऐसे करके वो फिल्म बनी और काफ़ी मतलब मुझे लगता है उसको 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको ट्रेनिंग के दौरान देखा और यूट्यूब वगैरह पर भी रही, तो उसमें भी काफ़ी सारे मतलब 50-1 हज़ार लोगों ने वहाँ पर भी उसको देखा और अप्रिशिएट किया। एक वो थी। फिर इसके बाद न्यू क्रिमिनल लॉज जब 1 जुलाई 2024 से इनको लागू होना था, तो फिर न्यू क्रिमिनल लॉज पर भी हमने उस समय ट्रेनिंग के बतौर वो फिल्म जो एक बनाई थी, उसका नाम था अब ना बचोगी बच्चू। तो उसके न्यू क्रिमिनल लॉज में एक क्लॉज है कि जब आप किसी रेड पे जाते हैं तो जब्ती जो सीज़र करते हैं, जब्ती के दौरान हाँ, हाँ। आपको वो उसकी पूरी एक वीडियोग्राफी करनी, तो उस पर अब ना बचोगे बच्चू के नाम से फिल्म बनाई थी। तीसरा अभी जो एक साइबर अपराधों से बचाव के लिए था सेफ इंटरनेट पर, हमने उसमें शोर बुलाए चोर के नाम से एक बहुत छोटी सी फिल्म थी। कि उसका उद्देश्य ये था कि हम कहीं भी घर से बाहर जाते हैं और सोशल मीडिया पे हम जो है प्रचार फ़ोटोज़ डालने शुरू कर देते हैं, वीडियो की आज हम जो है कश्मीर घूम रहे हैं, आज यहाँ पर हैं वहाँ। तो वो ये था कि सेफ्टी के बतौर आपको अपने ये सारे लोकेशंस और ये सब नहीं देना चाहिए, उसके एक पर्पज़ से था। तो ये अभी 3 फिल्में मैंने बनाई थी। किताब को लेके पुरस्कार भी मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला है थोड़ा सा बताइए। देखिए ढाक के 3 पात इसको तो सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार का जो है साहित्य अकादमी का इसको उपन्यास वर्ग में पुरस्कार मिला। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात ये हुई कि शासन ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया और उसको पुरस्कार दिया। इसके अलावा भी इसको काफ़ी सारे पुरस्कार, रविन्द्रनाथ त्यागी जो बहुत बड़े व्यंग्यकार थे उनके नाम पर पुरस्कार है, रविन्द्रनाथ त्यागी सम्मान, कमलेश्वर सम्मान जो दुष्यंत पांडुलिपि संग्रहालय से ये मिला, ज्ञान चतुर्वेदी व्यंग्य सम्मान ये भी मुझे मिला। तो इस अभी तक के व्यंग्य लेखन पे कुछ ये चीज़ें थी जो एक उत्साह नहीं, बहुत जिन्होंने अच्छी काफ़ी बात है। बढ़ाया। अभी डायल 100 पहले हुआ करता था, अब 112 हो गया, 112 हो गया। क्या अंतर हुआ, मतलब नंबर ही बदला है या चीज़ें भी बदली? नहीं, चीज़ें बदली। देखिए डायल 100 को अब जो है वो और अच्छा उसको विस्तार से कर दिया, पूरा एक इंटीग्रेट कर दिया गया है। पहले हर चीज़ के लिए आपको अलग अलग डायल करने होते थे, अब वो सारा एक 112 पे कर दिया है। तो अब आपको अलग नहीं, पहले आपको नंबर याद रखने में बड़ी दिक्कत होती थी कि इसमें 101 लगाएं, 102 लगाएं। तो वो एक इंटीग्रेटेड वो हो गई है। और मध्य प्रदेश में देखिए डायल 100 भी देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था, उसके बाद फिर दूसरे स्टेट्स ने इसको अपनाया और बहुत इफ़ेक्टिव रहा। और डायल 112 भी अब इसको बहुत हाईटेक कर दिया, जो हमारी डायल 112 की जो गाड़ियाँ आई वो काफ़ी हाईटेक हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो जो आज की टेक्नोलॉजी से जोड़ के एक बहुत बेहतरीन एक सिस्टम नया डेवलप हुआ है। अगर मलय जैन आज अपनी पुलिस अधिकारी नहीं होते तो फिर क्या होते, मतलब दूसरा क्या सोच रखा था? देखिए जब आप बचपन से सोचना शुरू करते हैं कि हम आगे क्या होंगे, तो आप उस समय बड़े मतलब आपको बहुत ही अलग अलग चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं। मुझे ये लगता था कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूँगा, पायलट बनूंगा, फाइटर प्लेन उड़ाएंगे, ये सारी चीज़ें लगती थी। फिर समय के साथ साथ बदलाव हुआ, फिर लगा कि यार हम तो, जैसे मैंने आपको बताया कि एक घूमने फिरने का शौक़ है, बांधवगढ़ हम लोग जो है नेशनल पार्क साइकिलों से गए। तो बड़ा एक लगता था कि यार फॉरेस्ट की नौकरी बहुत है, जो तो फॉरेस्ट में नौकरी करेंगे। फिर बाद में हुआ कि नहीं यार पुलिस की बहुत अच्छी, पुलिस में रहेंगे। तो हमने पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एक एग्ज़ाम होता है वो फेस किया। उसमें आप कहीं भी सिलेक्ट हो सकते थे, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मेरा सिलेक्शन ही डीएसपी में हुआ। तो ये है। एक लाइन मुझे आपकी ही याद आती है, जेब्रा क्रॉसिंग में गधे, उसके बारे में बताइए, क्या है ये, क्या मायने थे? ये तो एक व्यंग्य है, चूँकि व्यंग्य लिखता हूँ तो जेब्रा क्रॉसिंग जो हम लोग देखते हैं वही उस पर मैंने एक लिखना शुरू किया था कि किस तरीके से पढ़े लिखे लोग जो हैं जो पैदल चल रहे हैं, वो जेब्रा क्रॉसिंग जब आप देख रहे हो कि सामने बत्ती लाल है तब आप उसको क्रॉस कर लीजिए। यहीं लेकिन भोपाल के आप चौराहों में देख लीजिए कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़के लड़कियां, कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं वो आप कह सकते हो कि मोबाइल में मगन है अपने। तो जब लाल बत्ती है तब आप खड़े हुए मोबाइल बात कर रहे हो, और इधर से बत्ती हरी हुई, गाड़ियां चालू होनी शुरू हुई चलनी, और आप जेब्रा क्रॉसिंग चलने लग गए। तो ये एक पढ़े लिखे पर व्यंग्य की दृष्टि से उसको एक
टॉपिक? नहीं, ट्रैफिक नियम के बारे में और भी जानना चाहूँगा। जैसे लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं। हमने कई बार देखा अभी भोपाल में, जैसे हेलमेट ना लगाने पे पेट्रोल नहीं मिल रहा था, तो लोगों ने क्या किया कि पेट्रोल पंप के पास से ही दूसरे का हेलमेट लगाया और पेट्रोल भरवाया। उसके बाद वो आपस में समझौता किया कि लो भाई अपना रख लो। कुछ जगह तो हमने ये देखा कि 10 रुपये में हेलमेट किराए से दे रहे हैं। तो ऐसे मतलब कैसे रोका जा सकता है? मैंने आपको बताया ना कि योजनाएं बहुत बनाई जाती है, लेकिन क्रियान्वयन वाली बात पे आके बहुत जगह गड़बड़ियाँ मिलने लग जाती हैं। तो ये बात वही है कि हर आदमी जो है वो पतली गली ढूंढना चाहता है। तो ये हेलमेट और सीट बेल्ट जो है ये आपकी खुद की सुरक्षा के लिए। आप हेलमेट यदि आपने दूसरे से या आपने दूसरे का लेके आपने पेट्रोल डलवा लिया, आप उसके बाद हेलमेट वापस करके आप चलोगे तो कोई इस बात की गारंटी है कि अगले आप घर तक सुरक्षित पहुंच भी पाओगे कि नहीं। सीट बेल्ट आपने निकाल के रखी, या आप देख रहे हो कि ट्रैफिक की चेकिंग चल रही तो आपने निकाली और सीट बेल्ट लगा ली फिर खोल के रख दी, तो इस बात की क्या गारंटी कि आपकी गाड़ी कहीं डैश हिट होगी और आप उसमें बची जाओगे। तो इसलिए ये व्यक्ति की अपनी सुरक्षा के लिए सरकार ने नियम बनाया है, और ये अवेयरनेस तो हर आदमी के भीतर होनी चाहिए कि वो आपकी अपनी सुरक्षा के लिए। एक चीज़ और, पुलिस की छवि में कितना बदलाव देखते हैं? क्योंकि पहले एक समय होता था कि पुलिस अगर कहीं पहुंच जाए तो लोग डरते थे कि पुलिस वाला आ गया। तो कई बार ये होता था कि जो अपराधी होता था वो बच जाता था, निर्दोष लोग फंस जाते थे। कई बार होता था कि निर्दोष अपनी चीज़ें नहीं साफ साफ तरीके से बता पाते थे। अब हालांकि हमको भी नज़र आता है, सोशल मीडिया के ज़रिए भी दिखाई देता है कि चीज़ें बहुत कुछ बदली। कितना बदलाव देखते हैं? मैं तो बहुत बड़ा बदलाव देखता हूँ। पहले पुलिस के नाम से निश्चित तौर पे एक भय होता था लोगों में, लेकिन आज तो लोग बहुत मतलब पुलिस के साथ मिलके काम कर रहे हैं। हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग की तो पूरी एक विंग है, और उसमें ग्राम और नगर रक्षा समिति के थ्रू, ऊर्जा हेल्प डेस्क के थ्रू, और भी बहुत उसके माध्यम से बहुत सारे NGOs है जो लगातार जुड़े हुए हैं और फील्ड में जाकर वर्दी के साथ साथ मिल के काम कर रहे हैं। तो उसका एक बड़ा पॉजिटिव महत्व हुआ है। जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं यही अवेयरनेस फैलाने के, भाई हेलमेट तुम लगाओ वरना कल को तुम्हारे ही एक्सीडेंट होगा तो तुम बचोगे नहीं। हम जा रहे हैं कि भाई आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हो तो इन चीज़ों से बचो, ताकि आपको आप किसी तरीके के साइबर क्राइम से बचो। हम लोगों के बीच जा रहे हैं कि आप नशे से दूर रहो। तो जब हम लोगों के बीच जाते हैं, बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो ये निश्चित तौर पर एक विश्वास बढ़ता है। इससे जो कहना चाहिए तो अब पुलिस का भय जो है वैसे भी केवल अपराधी में होना चाहिए। सही बात है। हम कानून को ठीक ढंग से लागू कर रहे हैं, तो पुलिस का भय, कानून का भय अपराधी में निश्चित तौर पर होना चाहिए। अभी कोई कुछ लिख रहे हैं वर्तमान में? कुछ अभी देखने को बहुत कुछ मिलेगा तो नहीं, हमको? अभी तो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लिखने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है। आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको कुछ ना कुछ लिखने के लिए आप भाषा के स्तर पे और बेहतर करोगे। तो अभी तो पढ़ रहा हूँ, छोट कुछ लिखता रहता हूँ, देखते हैं आगे क्या कुछ बनता है। कुछ शायरी वायरी का शौक़ रखते हैं? शायरी का तो मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। अच्छा। कभी होता है कोई बेचता तो पढ़ जरूर लेता हूँ, लेकिन शायरी। और एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने किताबें लिखी और व्यंग लिखते हैं, कोई आपको जिसको आप मानते हो कि ये मेरे लिए आदर्श है, जिनको आपने देख के सीखा हो बहुत कुछ, वो किन को मानते हैं आप? देखिए, व्यंग में आदर्श तो व्यंग में कहना चाहिए कि राग दरबारी से अच्छा तो कुछ नहीं है। श्रीलाल शुक्ल जी ने जो लिखा था राग दरबारी, आज भी लाखों की संख्या में वो पढ़ी जा रही है। हाँ, श्रीलाल शुक्ला जी को मैंने नहीं देखा, नहीं मिला हूँ, लेकिन आज के दौर के जो कहना चाहिए कि श्रेष्ठतम व्यंग्यकार हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, और ये मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा गौरव है, भोपाल का गौरव कि वो भोपाल में ही हैं। जाने माने कार्डियक सर्जन है, भोपाल में ही रहते हैं और बेहतरीन व्यंग। तो उनके सारे उपन्यास मैंने उन्हें लगभग 7-8 उपन्यास लिखे हैं, सारे पढ़े हुए हैं। तो मेरे आदर्श तो ये हैं जिनको हम लगातार पढ़ के सीखते हैं। और बाकी मध्य प्रदेश तो व्यंग में शरद जोशी जी, हरिशंकर परसाई जी, ये सब मध्य प्रदेश से ही रहे हैं। तो मध्य प्रदेश तो बहुत व्यंग्य की दृष्टि से शुरू से ही बड़ा समृद्ध रहा है, और हम इन्हीं को ही पढ़ के यही हमारे आदर्श हैं। आप बुंदेलखंड से आते हैं, कुछ अपने शहर के बारे में बताइए, सागर के बारे में। देखिए, सागर तो मतलब मेरा कहना चाहिए जन्म स्थान सागर है। शुरू में जैसे बताया कि जो हम लोग का पैतृक गांव है वो चिरगांव झांसी जिले का, वो भी बुंदेलखंड से ही है। तो बुंदेलखंड की तो अपनी एक अलग एक खूबसूरती है। चाहे वो भाषा के तौर पे हो, बुंदेली भाषा जो है वो उसमें है, और चाहे बुंदेली संस्कृति हो,
वो अपने आप में बहुत ही विलक्षण है। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं बुंदेलखंड से हूँ, और शायद इसीलिए मैं व्यंग्य उस ढंग से लिख पा रहा हूँ, सही क्योंकि बात है। आपने मेरे जो व्यंग्य पढ़े होंगे उसमें लोकल भाषा, स्थानीय भाषा, बुंदेली शब्द, वो चरित्र वहाँ के वैसे वो काफ़ी आते हैं। तो बुंदेलखंड से मैं, बुंदेलखंड ने मुझको समृद्ध किया। अरे वाह। हाँ, एक चीज़ सर मैं ये जानना चाहूँगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे, आजकल क्या है, पढ़ाई का बोझ बहुत कम उम्र से शुरू हो जाता है। 2-3 साल के बच्चे होते हैं, उनको स्कूल भेजना शुरू कर दिया जाता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर होता है पढ़ाई का और कंपटीशन का, नंबर कम आए तो आत्महत्या तक करने की सोचने लगते हैं। बिल्कुल। आपके अनुभव से कुछ बताइए कि मतलब इन सब चीज़ों से बच्चों को कैसे सेफ रखा जाए, बचाया जाए। बहुत पहले मैंने एक अपने बारे में एक लिखा था, वो काफ़ी उस समय वायरल हुआ था। मुझे शीर्षक अभी थोड़ा सा उसका ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैंने अभी आपको शुरू में जैसे बताया कि मेरा शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई की स्थिति बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट की चॉइस बहुत गलत करी थी। 11th में मेरी सप्लीमेंट्री थी, और फर्स्ट ईयर में बीएससी कर रहा था मैं, तो उसमें तो मैं बिल्कुल ही लुढ़क गया था। तो फिर मैंने जब कॉमर्स लिया तो फिर उसको तो किसी चीज़ से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जीवन में बहुत सारे इस तरीके की चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि 99 रास्ते बंद होते हैं तो एक नया रास्ता खुलता भी है, उसको ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि मन में कभी भी किसी तरीके की निराशा आ रही है, किसी तरीके का फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो कहते हैं ना कि आप तो उस चीज़ को टाल दो, थोड़ा आप वहाँ से दूर हट जाओ, उस जगह से चाहे कुछ समय के लिए आप चले जाओ, लोगों से मिलो जुलो, ये सारी चीज़ें हैं। तो आजकल करियर का और इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बच्चों पे रहता है। तो ये तो माँ बाप को भी देखना चाहिए। बहुत जगह ऐसा आता है कि माँ बाप चूँकि दोनों सर्विस कर रहे हैं, इसलिए बच्चों से उतना उस ढंग से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते, कई बार तो मिल ही नहीं पाते। तो माँ बाप की भी एक बड़ी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों से मिलें, साथ बैठें, दिल खोल कर बात करें, तो फिर इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। सर, कंक्लूड करने से पहले हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ कहना चाहें तो संदेश। बस दर्शकों के लिए मैं यही कहूँगा कि खूब पढ़िए, क्योंकि हम तो लेखक हैं, तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ी जाए, ना सिर्फ हमारी, बल्कि इतना भारत का इतना समृद्ध लिटरेचर है। आज के दौर में भी इतने अच्छे लेखक हैं। हमारी एक पुराने लेखक रहे हैं, जो हमारा क्लासिक्स, वो सारा पढ़ें तो अथाह सागर है। आप जितना पढ़ेंगे उससे आप उस जगह की संस्कृति से, उस दौर के लोकेल से आप पूरा परिचित होंगे। और खूब पढ़ें और अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और आपने समय दिया। बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच अभिषेक जी, थैंक यू।